यह कहानी बॉब स्वेगर नाम के एक बेहद खतरनाक निशानेबाज की है, जो 3 किलोमीटर की दूरी से भी चलती हुई रेलगाड़ी में मौजूद लक्ष्य को एक ही फायर में खत्म कर सकता है। वह जिस भी निशाने को लॉक करता है उसे खत्म किए बिना पीछे नहीं हटता। लेकिन इसी खतरनाक क्षमता की वजह से कुछ लोग उसे एक बड़ी साजिश में फंसा देते हैं, जिसके बाद देश का सबसे वफादार सैनिक अचानक दुनिया का सबसे ज्यादा वांछित अपराधी बन जाता है। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के बेहद खतरनाक पहाड़ी इलाके से होती है, जहां बॉब अपने साथी डॉनी के साथ एक गुप्त ऑपरेशन पर मौजूद था। दरअसल दोनों पिछले 2 दिनों से अमेरिकी सैन्य काफिले को सुरक्षा देने के लिए उसी जगह छिपे हुए थे। कुछ ही देर में काफिला वहां से गुजरने वाला था। जैसे ही अमेरिकी सेना की गाड़ियां उनकी फायरिंग रेंज में पहुंची, उसी समय डॉनी की नजर एक ऐसी गाड़ी पर पड़ी जो एक शक्तिशाली मशीन गन से लैस थी। वह समझ गया कि दुश्मन अब अमेरिकी काफिले पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए डॉनी ने तुरंत दूरी और हवा की दिशा का अनुमान लगाया। फिर उसने बॉब से कहा कि हवा की गति लेवल 3 पर है, इसलिए निशाना थोड़ा बाईं तरफ रखना होगा। यह सुनते ही बॉब ने बिना समय गंवाए फायर कर दिया। कुछ ही पलों में ड्राइवर और मशीन गन चलाने वाला सैनिक दोनों खत्म हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर सैन्य काफिला सुरक्षित तरीके से वहां से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब दोनों को लगा कि अब मिशन पूरा हो चुका है, तभी अचानक बॉब की नजर पीछे की तरफ गई, जहां बड़ी संख्या में हथियारों से लैस गाड़ियां तेजी से काफिले की ओर बढ़ रही थीं। यह देखते ही बॉब ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और पहली ही गोली से मशीन गन चलाने वाले सैनिक को निशाना बना दिया। फिर अगली बॉब ने एक ही फायर में गाड़ी के ड्राइवर को खत्म कर दिया। उसकी निशानेबाजी इतनी जबरदस्त थी कि उसकी हर गोली सीधे अपने लक्ष्य पर जाकर लगती थी। यह देखकर दुश्मन के सैनिक घबरा गए और तुरंत गाड़ियों से उतरकर सुरक्षित जगहों पर छिपने लगे। लेकिन पीछे हटने के बजाय उन्होंने तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने भारी हथियारों से पूरी पहाड़ी को निशाना बनाते हुए लगातार गोलाबारी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें बॉब और डॉनी की असली लोकेशन पता नहीं थी, फिर भी लगातार हो रही फायरिंग धीरे धीरे उनके बहुत करीब पहुंचने लगी। बॉब को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे ज्यादा देर तक वहीं रुके रहे तो दोनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत कमांड सेंटर से संपर्क किया और हवाई मदद की मांग की। लेकिन मदद भेजने के बजाय कमांडर ने आदेश दिया कि रेडियो संपर्क बंद कर दिया जाए और दोनों को वहीं अकेला छोड़ दिया जाए। इसके बाद कमांडर ने पूरा इलाका खाली करवा दिया और मिशन से जुड़े सभी सबूत मिटाने का आदेश दे दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई मदद नहीं पहुंची तो बॉब और डॉनी को समझ आ गया कि उन्हें जानबूझकर धोखे में छोड़ दिया गया है। तभी बॉब की नजर आसमान की तरफ गई, जहां दुश्मनों का खतरनाक हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। जमीन पर पहुंचते ही उसने पहाड़ी पर मौजूद उनकी पोजीशन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। बॉब कुछ कर पाता उससे पहले ही कई गोलियां डॉनी को जा लगी और वह वहीं अपनी जान गंवा बैठा। अपने सबसे करीबी साथी को अपनी आंखों के सामने खोते देखकर बॉब के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत अपनी ताकतवर बैरेट स्नाइपर राइफल उठाई और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआती कुछ फायर हेलीकॉप्टर के कमजोर हिस्से तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि उसकी फायरिंग से दुश्मनों को बॉब की मौजूदगी का पता चल गया और हेलीकॉप्टर सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। तब बॉब ने खुद को शांत रखा, ध्यान से हेलीकॉप्टर को देखा और उसके सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खराब हो गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बॉब ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कुछ दिनों बाद वही कमांडर जिसने बॉब और डॉनी को मरने के लिए छोड़ दिया था, एक अनजान स्नाइपर की गोली का शिकार हो गया। लेकिन अपने ही लोगों की गद्दारी ने बॉब का दिल पूरी तरह तोड़ दिया था, इसलिए उसने सेना छोड़ दी और अपने वफादार कुत्ते सैम के साथ पहाड़ों में शांत जिंदगी बिताने चला गया। लेकिन अतीत अभी भी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। करीब 3 साल बाद अमेरिकी सेना का एक कर्नल उसके पास पहुंचा। वह अपने साथ देश का सबसे बड़ा सम्मान माने जाने वाला कांग्रेसनल मेडल लेकर आया था। लेकिन असली वजह एक खतरनाक मिशन था, जिसे बॉब आसानी से ठुकरा नहीं सकता था। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक खतरनाक स्नाइपर 3 किलोमीटर दूर से राष्ट्रपति को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। सेना चाहती थी कि बॉब अपने अनुभव से पता लगाए कि हमलावर किस जगह से गोली चला सकता है। लेकिन डॉनी की मौत के बाद बॉब का सिस्टम पर भरोसा खत्म हो चुका था और वह दोबारा किसी के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। अफसर ने उसे समझाया कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की इज्जत खत्म हो जाएगी और इस हमले को रोकने की क्षमता सिर्फ बॉब के पास है। आखिरकार बॉब ने यह मिशन स्वीकार कर लिया। हालांकि इस बार वह पहले जैसी गलती नहीं करना चाहता था। उसने सावधानी के लिए चुपचाप उनकी गाड़ी के इंजन नंबर की फोटो खींच ली, फिर अपनी स्नाइपर निकाली, सामने पहाड़ी पर एक धातु का डिब्बा रखा और 3 किलोमीटर दूर से निशाना लगाया। अगले ही पल गोली डिब्बे को चीरती हुई निकल गई, जिससे साबित हो गया कि इतनी दूरी से भी राष्ट्रपति को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन 3 साल पहले हुई गद्दारी ने बॉब को बेहद सतर्क बना दिया था, इसलिए रवाना होने से पहले उसने अपनी स्नाइपर की फायरिंग पिन निकालकर छुपा ली, जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा राज साबित होने वाली थी। अपने कुत्ते सैम को दोस्त के पास छोड़ने के बाद बॉब उस शहर के लिए रवाना हो गया जहां राष्ट्रपति की स्पीच होने वाली थी। वहां पहुंचकर उसने अपने अनुभव की मदद से तीनों संभावित जगहों का ध्यान से निरीक्षण किया और पता लगाया कि सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां से स्नाइपर राष्ट्रपति को निशाना बना सकता है, क्योंकि बाल्टीमोर में हवा का बहाव गोली की दिशा बदल सकता था, जबकि वॉशिंगटन में ऊंची इमारतों की वजह से साफ निशाना लगाना लगभग
लगभग नामुमकिन था। इसलिए हमलावर के नजरिए से देखा जाए तो फिलाडेल्फिया ही एकमात्र ऐसी जगह बचती थी जो इस पूरे प्लान के लिए सबसे सही थी। यहाँ कम से कम 6 ऐसी जगहें थीं जहाँ से बिना किसी रुकावट के सीधा शॉट लिया जा सकता था। अगर राष्ट्रपति सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी रुक जाते तो एक हाई पावर स्नाइपर आसानी से उन्हें अपना निशाना बना सकता था। बॉब के इस शानदार विश्लेषण से ब्लैक ऑफिसर काफी प्रभावित हुआ और उसने उसे निगरानी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन बॉब इन तारीफों में इतना खो गया कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि ऑफिसर पहले ही उसके लिए एक खतरनाक जाल बिछा चुका है। जैसा कि बॉब ने अनुमान लगाया था, वॉशिंगटन और बाल्टीमोर की स्पीच बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई। अब सबकी नजरें आखिरी जगह यानी फिलाडेल्फिया पर टिक गई थीं। ब्लैक ऑफिसर ने बॉब की सलाह के मुताबिक पहले ही सभी संभावित जगहों पर अपनी टीम तैनात कर दी थी। लेकिन दूर मौजूद ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर बॉब को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, क्योंकि स्टेज के चारों तरफ जानबूझकर रिबन लगाए गए थे ताकि हवा की दिशा को आसानी से समझा जा सके। बॉब उन रिबन को हटवाने ही वाला था कि तभी अचानक ब्लैक ऑफिसर एक अनजान पुलिस अधिकारी को अंदर ले आया। उसकी हरकतें देखकर बॉब को तुरंत शक हुआ, लेकिन उसी समय राष्ट्रपति का काफिला वहां पहुंच चुका था। इसलिए बॉब ने फिलहाल चुप रहना बेहतर समझा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त चर्च टावर पर एक स्नाइपर अपनी राइफल तैयार कर चुका था। जैसे ही हवा की गति, नमी और राष्ट्रपति की स्थिति एकदम सही स्नाइपिंग कंडीशन में पहुंची, बॉब समझ गया कि यही सही मौका है असली स्नाइपर की लोकेशन पता लगाने का। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अचानक स्नाइपर ने अपने लक्ष्य पर फायर कर दिया। गोली चलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बॉब को संभलने का मौका भी नहीं मिला और ब्लैक ऑफिसर के इशारे पर उस पुलिस वाले ने बॉब पर 2 गोलियां चला दी, जिसके बाद वह खिड़की से सीधे नीचे जा गिरा। एक ही पल में पूरा खेल बदल गया। कुछ समय पहले तक जो इंसान देश का हीरो था, अब वही राष्ट्रपति पर हमले का सबसे बड़ा आरोपी बन चुका था। कुछ ही देर में सिक्योरिटी हेलीकॉप्टरों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बॉब की तलाश शुरू कर दी। दरअसल यह पूरा प्लान पहले से ही ब्लैक ऑफिसर ने तैयार किया था। उसने तुरंत ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मौजूद सभी सबूत हटवा दिए और बॉब की M200 स्नाइपर राइफल जानबूझकर वहीं छोड़ दी ताकि पूरा इल्जाम बॉब के सिर आ जाए। दूसरी तरफ बॉब किसी तरह भीड़ से निकलकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अचानक उसका सामना FBI एजेंट निक से हो गया। निक को देखते ही बॉब ने खुद को सरेंडर करने का नाटक किया। जैसे ही निक ने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई, बॉब ने तुरंत उसकी बंदूक छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने अपनी बेगुनाही बताते हुए निक की गाड़ी की चाबी ली और वहाँ से निकल गया। लेकिन बॉब की हालत पहले ही काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह घायल था और ज्यादा देर तक भागना उसके लिए आसान नहीं था। हर तरफ पुलिस का जाल बिछा हुआ था और बच निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे एक ऑटोमेटिक कार वॉश स्टेशन दिखाई दिया। वह तुरंत गाड़ी लेकर अंदर चला गया और दर्द सहते हुए इमरजेंसी फर्स्ट एड किट निकाली और अपने घाव का इलाज करने लगा। कुछ ही देर बाद बॉब जैसे ही गाड़ी को दोबारा बाहर निकालने लगा, तभी अचानक पुलिस ने एक बार फिर उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। स्थिति को समझते ही बॉब ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी को तेजी से भीड़ के बीच से निकालने लगा। वह लगभग बच निकलने ही वाला था कि अचानक एक बड़ा ट्रक उसके रास्ते में आ गया। अब चारों तरफ से पुलिस ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे और बॉब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया और पुलिस की लगातार फायरिंग के बीच गाड़ी को सीधे नदी में उतार दिया। पुलिस ने काफी देर तक नदी और उसके आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें बॉब का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें यकीन हो गया कि वह डूब कर मर चुका है। लेकिन सच यह था कि बॉब पहले ही एक छोटी नाव की मदद से वहां से निकल चुका था। हालांकि वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से उसके घाव और भी खराब होने लगे थे और उनमें इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए रात होते ही वह जरूरी मेडिकल सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट पहुंच गया। लेकिन वहां टीवी पर उसकी गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। यह देखकर वह तुरंत समझ गया कि वहां ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा। उसने चुपचाप बिजली की सप्लाई काट दी और अंधेरे का फायदा उठाकर जरूरी दवाइयां और मेडिकल सामान खरीद लिया। इसके बाद वह पास के एक पब्लिक टॉयलेट में छिप गया, जहां उसने अपने जख्मों का इलाज शुरू किया। उसने नमक और चीनी मिलाकर एक घोल तैयार किया, फिर सुई को गर्म करके उसे डिसइंफेक्ट किया और उससे अस्थायी इलाज का इंतजाम किया। इसके बाद उसने अपने कपड़े बदले और लगातार 2 घंटे से ज्यादा का सफर तय करने के बाद आखिरकार उस जगह पहुंच गया, जहां पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। वह जगह डॉनी की मंगेतर एमी का घर था। एमी ने दरवाजा खोला तो सामने बॉब को देखते ही पहचान गई कि यही वह आदमी है जिसके पीछे पूरी पुलिस लगी हुई है। लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने दरवाजा बंद करने के बजाय उसे अंदर आने दिया। फिर भी उसके मन में शक बना हुआ था। बॉब ने शांत होकर उसे बताया कि उसने राष्ट्रपति पर हमला नहीं किया। तब एमी ने उसे बताया कि हमले के दौरान चली गोली राष्ट्रपति को नहीं लगी थी, बल्कि एक अधिकारी को जा लगी थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति बच गए थे। लेकिन इसके बावजूद एमी को अब भी शक था कि शायद इस पूरी साजिश के पीछे बॉब ही हो सकता है। इसके बाद बॉब ने उसे एक एक करके पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह उसे जानबूझकर फंसाया गया, किस तरह सारे सबूत उसके खिलाफ इस्तेमाल किए गए और कैसे असली साजिश किसी और ने रची थी। धीरे धीरे एमी को यकीन होने लगा कि बॉब सच बोल रहा है और आखिरकार उसने उसे अपने घर में पनाह दे दी। घर के अंदर आते ही बॉब ने बिना समय गंवाए दवाइयों की एक लिस्ट निकाली और एमी को दे दी। कुछ ही देर बाद एमी उस लिस्ट के मुताबिक घावों के इलाज के लिए जरूरी
जरूरी सारी दवाइयां खरीद लाई। दूसरी तरफ एजेंट निक को इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि जो शूटर 3 किलोमीटर दूर से चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे आदमी को निशाना बना सकता है, वह सिर्फ 2 किलोमीटर दूर मौजूद अपने असली टारगेट को कैसे चूक गया। इसके अलावा उसे यह बात भी अजीब लगी कि घटना के केवल 12 मिनट बाद ही फॉरेंसिक टीम इतनी जल्दी स्नाइपर की लोकेशन तक कैसे पहुंच गई। अब निक को पूरा यकीन हो चुका था कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। सच जानने के लिए वह उस पुलिस अफसर से मिलना चाहता था जिसने मार्क को गोली मारी थी, लेकिन उसे पता चला कि वह पुलिस अधिकारी पिछली रात ही रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जा चुका था। यह सुनकर निक का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद उसने उन सभी जगहों की दोबारा जांच शुरू की जहां से भारत के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा सकता था। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐतिहासिक इमारत की ऊंची छत पर गई। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे फर्श पर बने 3 छोटे छोटे निशान दिखाई दिए जो एक भारतीय स्नाइपर राइफल के फायरिंग पैटर्न से पूरी तरह मेल खाते थे। अब निक पूरी तरह समझ चुका था कि यह हमला बॉब की M200 स्नाइपर राइफल से नहीं किया गया था। असली गोली किसी दूसरी स्नाइपर राइफल से चलाई गई थी और बॉब को सिर्फ एक खतरनाक साजिश में जानबूझकर फंसाया गया था। बॉब की हालत अब एमी की देखभाल और लगातार इलाज की बदौलत धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी, लेकिन बॉब जानता था कि अगर वह ज्यादा देर वहां रुका तो एमी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान टीवी पर एजेंट निक की खबर देकर उसके दिमाग में खुद को बेगुनाह साबित करने का एक नया प्लान आया। उसने एमी को एक मुखबिर की तरह निक के पास भेजा और उसके साथ वह फोटो भी दे दी जिसमें ब्लैक ऑफिसर की गाड़ी का इंजन नंबर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन असल में यह सब बॉब का एक टेस्ट था। वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि कहीं निक भी ब्लैक ऑफिसर के साथ मिला हुआ तो नहीं है। जैसे ही निक ने वह फोटो अपनी जेब में रखी, बॉब को यकीन हो गया कि निक इस साजिश का हिस्सा नहीं है। उसी समय एमी सुरक्षित रेस्टोरेंट से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही बॉब ने राहत की सांस ली, तभी अचानक FBI के अधिकारी उसके सामने आ गए और उससे पूछताछ शुरू कर दी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपका ID कार्ड देख सकता हूँ? बॉब अच्छी तरह जानता था कि अगर उसका ID कार्ड स्कैन हो गया तो उसकी पहचान तुरंत सामने आ जाएगी, इसलिए उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने गर्म कॉफी सीधे एक अधिकारी के चेहरे पर फेंक दी और दूसरे अधिकारी पर टूट पड़ा। इसी दौरान एक पुलिस डॉग ने उसके हाथ पर हमला कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद उसने दोनों अधिकारियों को बेहोश कर दिया। उनका वॉकी टॉकी उठाया और वहां से भाग निकला। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब बॉब की पहले से बनाई हुई प्लानिंग का हिस्सा था। वह जानता था कि अगर निक इंजन नंबर को पुलिस के इंटरनल सिस्टम में चेक करेगा तो ब्लैक ऑफिसर तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। बॉब के पास मौजूद वॉकी टॉकी का IP एड्रेस और निक की लोकेशन एक ही जगह दिखाई दे रही थी। यह देखकर ब्लैक ऑफिसर को पूरा यकीन हो गया कि बॉब और निक मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि असल में बॉब भी यही चाहता था ताकि असली दुश्मन खुद सामने आने पर मजबूर हो जाए। अगले ही दिन कुछ हथियारबंद गुंडों ने निक को सड़क के बीचों बीच से अगवा कर लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से टॉर्चर किया और फिर उसे इस तरह बांध दिया कि सब कुछ आत्महत्या जैसा लगे। जैसे ही वे उसे मारने वाले थे, तभी अचानक बॉब की गोलियां गूंज उठी और कुछ ही पलों में सभी गुंडे ढेर हो गए। जान बचने के बाद भी निक लगातार बॉब को सरेंडर करने के लिए समझाता रहा। उसने कहा कि अगर बॉब खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो वह अदालत में उसके पक्ष में गवाही देगा, लेकिन बॉब जानता था कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट लोगों के कब्जे में है, इसलिए उसे यकीन था कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। दूसरी तरफ निक को भी एहसास हो गया था कि सच्चाई जान लेने के बाद अब उसकी अपनी जान भी खतरे में है, इसलिए उसने बॉब का साथ देने का फैसला कर लिया। असली हथियारे तक पहुंचने के लिए दोनों एक रिटायर्ड गन एक्सपर्ट से मिलने गए। उस बुजुर्ग ने बताया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे निशानेबाज हैं जो 3 किलोमीटर की दूरी से इतना सटीक निशाना लगा सकते हैं। बॉब के अलावा सिर्फ जैकल नाम का शूटर ही इस स्तर की काबिलियत रखता था, लेकिन उसने काफी समय पहले ऐसे मिशन लेना छोड़ दिया था। जब उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला, तब आखिर में उस बुजुर्ग ने एक और खतरनाक स्नाइपर का नाम बताया जो इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकता था। उस आदमी का नाम मैकाइलो था। यह नाम सुनते ही बॉब के दिमाग में सारे राज एक दूसरे से जुड़ने लगे। उसे तुरंत वह लंगड़ा आदमी याद आ गया जो ब्लैक ऑफिसर के साथ उसके घर आया था। उसी पल उसे यकीन हो गया कि असली स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि वही लंगड़ा आदमी है। सच्चाई सामने आते ही निक ने एक पब्लिक फोन से FBI को कॉल किया और उस लंगड़े आदमी की मौजूदा लोकेशन हासिल कर ली। जैसे ही उन्हें उसका पता मिला, दोनों तुरंत एक सुपरमार्केट पहुंचे और वहां से कुछ केमिकल खरीद लिए। बॉब ने अपनी शानदार ट्रेनिंग और अनुभव की मदद से उन केमिकल्स को ताकतवर विस्फोटकों में बदल दिया। पूरा प्लान तैयार होने के बाद दोनों चुपचाप उस लंगड़े आदमी के घर के पास पहुंच गए। निक बाहर रहकर निगरानी करने लगा, जबकि बॉब अंदर घुस गया। उसने पूरे घर में अलग अलग जगहों पर विस्फोटक लगा दिए और एक एक करके सभी गार्ड्स को चुपचाप खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वह लंगड़ा आदमी मौजूद था, हैरानी की बात यह थी कि वह जरा भी नहीं घबराया। गुस्से से भरे बॉब ने उसकी तरफ बंदूक तानते हुए पूछा, तुम राष्ट्रपति को मारना क्यों चाहते थे? लंगड़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ पूरी शांति से बोला। आखिरकार बॉब को पूरी सच्चाई का पता चल गया। असली निशाना राष्ट्रपति नहीं बल्कि वही वरिष्ठ अधिकारी था जो हमले के दौरान मारा गया था। लंगड़े आदमी ने खुलासा किया कि लगभग 3 साल पहले इथियोपिया के एक गांव में मिले तेल को ब्लैक ऑफिसर
ऑफिसर गैरकानूनी तरीके से बेच रहा था। जब गांव वालों ने इस सौदे का विरोध किया तो उसने गुस्से में आकर लगभग 400 बेगुनाह लोगों का कत्ल करवा दिया। उस समय बॉब जिन सैनिकों को कवर दे रहा था वे दरअसल उन्हीं मासूम गांव वालों का कत्ल करने वाले भाड़े के सैनिक थे, जबकि वह अधिकारी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह इस खूनी सच को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था। तभी भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। लंगड़ा आदमी तुरंत समझ गया कि अब उसे भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मरने से पहले उसने बॉब से सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके कब्जे में है। इतना कहकर उसने खुद को गोली मार ली। उधर बॉब भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक दुश्मन इमारत के अंदर घुस चुके थे। बॉब ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए 2 सैनिकों को तुरंत मार गिराया, जबकि बाहर मौजूद निक उसे स्नाइपर कवर देने ही वाला था कि दुश्मनों ने सभी रास्ते बंद कर दिए। यह देखते ही बॉब ने तुरंत निक को बम उड़ाने का इशारा किया। धमाकों से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर बॉब अपनी राइफल लेकर बाहर निकला और सामने आने वाले दुश्मनों पर टूट पड़ा, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने दोबारा निक को पेट्रोल बम उड़ाने का आदेश दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग और धुएं से भर गया और दुश्मन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी उन्होंने भारी हथियारों से लैस एक गनशिप हेलीकॉप्टर बुला लिया। लगातार हो रही फायरिंग की वजह से बॉब को मजबूत कवर के पीछे छिपना पड़ा। हेलीकॉप्टर का ध्यान भटकाने के लिए निक जानबूझकर खुले मैदान की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि बॉब ने मौका मिलते ही पास खड़े तेल के टैंकर पर गोली चला दी। सिर्फ एक ही गोली से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ गया। समय बहुत कम था, इसलिए दोनों तुरंत वहां से निकल गए। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद बॉब ने ब्लैक ऑफिसर को फोन किया और कहा कि उसके पास लंगड़े आदमी की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर वह अपनी काली करतूतों को दुनिया से छिपाना चाहता है तो उसे एमी को सही सलामत वापस करना होगा। ब्लैक ऑफिसर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह रिकॉर्डिंग के बदले एमी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सुरक्षा के लिए बॉब ने मुलाकात की जगह बर्फ से ढकी पहाड़ियों को चुना। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां उतरा, बॉब भी सामने आ गया, लेकिन अगले ही पल एक छिपे हुए स्नाइपर ने उस पर फायर कर दिया। असल में दुश्मनों ने पहले से ही पूरी पहाड़ी पर स्नाइपर तैनात कर रखे थे। ब्लैक ऑफिसर खुद को जीतता हुआ समझकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसका एक स्नाइपर गोली लगते ही मारा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसे सब बॉब समझकर मरा हुआ मान चुके थे, वही दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दरअसल गोली बॉब को नहीं बल्कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहने निक को लगी थी, जिसे जानबूझकर चारे की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि बॉब दुश्मन स्नाइपर की सही लोकेशन पता कर सके। इसके बाद बॉब ने एक और स्नाइपर को खत्म किया, फिर सामने वाली पहाड़ी पर बैठे दूसरे स्नाइपर की दूरबीन में हुई हल्की सी हरकत देखकर उसकी पोजीशन भी पकड़ ली और कुछ ही सेकंड में सभी स्नाइपर्स को एक एक करके मार गिराया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था जिसने एमी को बंधक बना रखा था। बॉब ने बेहद सावधानी से निशाना लगाया और अगले ही पल उसे भी खत्म कर दिया। सभी दुश्मनों को मारने के बाद ही बॉब अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया, लेकिन उसने ब्लैक ऑफिसर पर गोली नहीं चलाई क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ एमी ने इन दिनों बहुत अत्याचार सहा था। गुस्से में उसने बंदूक उठाई और एक हमलावर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कुछ ही देर बाद FBI के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। उसी समय बॉब ने लंगड़े आदमी की रिकॉर्डिंग में आग लगा दी, क्योंकि अगर वह सच दुनिया के सामने आ जाता तो अमेरिका की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंच सकता था। अपना मकसद पूरा होने के बाद ब्लैक ऑफिसर आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला गया, जबकि बॉब को FBI ने अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि एजेंट निक की लगातार कोशिशों की वजह से बॉब को तुरंत दोषी नहीं ठहराया गया, बल्कि उसे अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। सुनवाई के दौरान निक ने हाथ मिलाने के बहाने चुपके से बॉब के हाथ में एक गोली थमा दी। जब जज ने उससे सवाल किया तो बॉब ने अदालत में बिना किसी हिचकिचाहट के यह स्वीकार कर लिया कि M200 स्नाइपर राइफल उसी की है। लेकिन अगले ही पल उसने अचानक राइफल उठाई, उसे लोड किया और सीधे ब्लैक ऑफिसर की तरफ निशाना तान दिया। यह नजारा देखते ही ब्लैक ऑफिसर के चेहरे का रंग उड़ गया और पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। सबको लगा कि अब अगले ही पल गोली चल जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ट्रिगर दबाने के बावजूद राइफल से एक भी गोली नहीं चली। दरअसल बॉब की एक पुरानी आदत थी कि हर मिशन पूरा होने के बाद वह अपनी राइफल की फायरिंग पिन निकालकर अलग छिपा देता था। बाहर से राइफल बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन हकीकत में उससे गोली चल ही नहीं सकती थी। यही सबसे बड़ा सबूत था, जिससे साबित हो गया कि चर्च में हुए हमले में बॉब की राइफल का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था, इसलिए वह पूरी तरह बेगुनाह था। सच सामने आते ही ब्लैक ऑफिसर ने तुरंत खुद को इस साजिश से अलग करने की कोशिश की, लेकिन तभी निक ने अदालत के सामने एक गुप्त फाइल पेश कर दी, जिसमें अफ्रीका में ब्लैक ऑफिसर द्वारा किए गए सभी संगीन अपराधों के पुख्ता सबूत मौजूद थे। दुर्भाग्य से वे सभी अपराध अमेरिकी कानून के दायरे से बाहर थे, इसलिए FBI चाहकर भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अदालत ने बॉब को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया, लेकिन जैसे ही सुनवाई खत्म हुई, जज चुपचाप बॉब के पास आया और धीरे से बोला, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो ठीक समझो कर सकते हो। जज का इशारा मिलते ही बॉब सब कुछ समझ गया। उसी रात शहर से दूर एक आलीशान बंगले में ब्लैक ऑफिसर और ब्रुक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दोनों इतने नशे में डूबे हुए थे कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी जिंदगी के आखिरी पल शुरू हो चुके हैं। जैसे ही ब्लैक ऑफिसर सोफे से
से उठा, अचानक एक गोली उसके गले को चीरती हुई निकल गई और वह वहीं ढेर हो गया। यह देखकर वहां मौजूद शेरिफ डर के मारे एक कोने में जाकर छिप गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन बॉब अब उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब ब्रुक ने बॉब को अपनी तरफ आते देखा तो वह डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और लालच देते हुए कहा कि अगर बॉब उसे छोड़ दे तो वह उसे रातों रात करोड़पति बना सकता है। लेकिन बॉब वहां कोई सौदा करने नहीं आया था। अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया और एक ही गोली ने ब्रुक का हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा जाने के बाद बॉब ने तुरंत गैस पाइपलाइन तोड़ दी। कुछ ही पलों बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे बंगले को अपनी चपेट में ले लिया और सारे सबूत हमेशा के लिए राख में बदल गए। इस तरह बॉब ने आखिरकार अपना बदला पूरा कर लिया और यहीं इस रोमांचक कहानी का अंत हो गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन और दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार और सपोर्ट हमें ऐसी बेहतरीन वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।